बाकी शहरों की मैं बात करूं, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता या टिल एन एक्सटेंड अहमदाबाद, जो कि बहुत ही नीचे 18% पे, लेकिन ये बाकी के सारे 22, 23, 24, 27 है। लेकिन इनमें गुलाम साहब एक शहर अलग है जो मुझे उम्मीद नहीं थी, वो है हैदराबाद। हैदराबाद में ये 30 रुपए दिखा रहा है। हालांकि अगेन ये अफोर्डेबल कहलाएगा कंपेयर टू बॉम्बे या कुछ और, लेकिन फिर भी हैदराबाद से ऐसा लगता था कि यहाँ पे भी कुछ 18, 15, 17 या 20, 22 टाइप का आंकड़ा आएगा। लेकिन हैदराबाद भी आपके 100 रुपए में से 30 रुपए अब निकाल रहा है ईएमआई के लिए। ये चेंज यहाँ कैसे आया? हैदराबाद उन शहरों में से एक है जहां पर मकानों की कीमतें बढ़ने की रफ्तार दूसरे शहरों की बनिस्बत काफ़ी तेज़ रही है। और चूंकि हैदराबाद एक और भी आईटी को प्रोवाइड करता है, एसेंशियली ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन शहर है, जैसे हमारे बेंगलोर, चेन्नई वगैरह हैं। और टेक्नोलॉजी ड्रिवन शहरों में सैलरी के इंक्रीज़ होने की रफ्तार इतनी तेज़ नहीं होती। जैसे अगर हम मुंबई की बात कर लें, जाहिर सी बात है मुंबई में जो इतनी ग्रोथ हुई है उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है इक्विटी मार्केट को, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ योर इक्विटी बायर्स मुंबई में क़याम करते हैं। उसके बाद फिर चूंकि ये फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है, तो जितने बड़ी बड़ी बैंक्स, एनबीएफसीज, एफआईज, एफआईआईज जितने भी हैं वो सब यहाँ हैं। तो उनके जो स्टाफ हैं, उनके सीएक्सओज, उनके सारे लोगों की तनख्वाहें भी उसी रफ्तार से बढ़ी हैं। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सैलरी फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू एनी अदर सेक्टर, और आईटी में उमूमन दरमियाने तबके में रहती है। तो ये बात हैदराबाद के लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि हैदराबाद टेक्नोलॉजी रिलेटेड शहर है, तो वहाँ के लोगों में जो सैलरी की ग्रोथ देखी गई वो लिमिटेड रही। सो ग्रोथ ऑफ सैलरी की जो रफ्तार रही वो कम रही, लेकिन मकानों की कीमतें बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज़ रही। और उसका दूसरा भी कारण ये था कि इससे पहले चूँकि हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्रा जो डिवीज़न हुआ उस दौरान ये थोड़ी सी डिस्टर्ब शहर रहा है, क्योंकि जब दोनों रियासतें अलहदा हुई तब एक अरसे तक हैदराबाद दोनों रियासतों का जॉइंट कैपिटल रहा। फिर उसके बाद आंध्रा अपना ख़ुद का कैपिटल तैयार कर रहा है। तो ये वो दौरान था जब ये वो वक्त था जब इस तरह के अनसेटलिंग सिचुएशन बनी हुई थी, जहाँ पर ये तय नहीं था कि हैदराबाद किस रुख को बढ़ रहा है। तो इस कारण वो एक वक्त था जब इंक्रीज़ ज़्यादा नहीं हुआ, प्रॉपर्टी की प्राइजेस बहुत ही कम रहे। तो बहुत तवील अरसे तक हैदराबाद में प्रॉपर्टी के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। तो एक तरह का हम वो पेंटअप सिचुएशन कहते हैं कि एक काफ़ी अरसे तक बिल्कुल नहीं बढ़ने के बाद सडनली सारे दरवाजे खुल गए और आप तेज़ रफ्तारी से दौड़ पड़े। तो ये जो पिछला तकरीबन 2 या 2.5 साल का अरसा रहा है, इसमें हैदराबाद में मकानों की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, पर उसी के बनिस्बत वेल्थ क्रिएशन नहीं बढ़ा है। और ये कारण है कि हैदराबाद इस समय दूसरे शहरों के मुकाबले में थोड़ा सा अनअफोर्डेबल दिखता चला जा रहा है। राइट। और अब जो अगला कंट्रास्ट है उस रिपोर्ट में वो आता है अहमदाबाद का। पंकज जी, वो रिपोर्ट ये दिखा रही है कि अहमदाबाद में अभी भी आप मतलब 18% इन द सेंस कि आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 20 रुपए से कम में भी आपकी ईएमआई यहाँ पे हो जाएगी, और बाकी पैसे आप अपने बाकी लाइफस्टाइल और दूसरे खर्चों के लिए रखिए। ये बड़ी ही कूल अफोर्डेबल सी सिचुएशन लग रही है। अहमदाबाद कोई ऐसा छोटा शहर भी नहीं है, हमें ये भी नहीं लगता कि वहां सारी अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज ही बन रही हैं, बट फिर ऑन एन एवरेज इसमें ये नीचे क्यों आ रहा है? देखिए, नंबर वन थिंग इज बहुत ही कन्वीनियंट सिटी है। आज भी आप हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पे या फिर सिटी सेंटर से कहीं पे भी जाना चाहेंगे तो आपको 30 से 40 मिनट में आप किसी भी पेरिफेरीज पे पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए लैंड की एफिशिएंसी है। और हैदराबाद हमेशा से अफोर्डेबल हाउसिंग का सबसे बड़ा मार्केट हुआ, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा सप्लाई आती हुई दिखाई दी। और वहाँ पे प्राइस ग्रोथ इसके लिए नहीं होती क्योंकि सिटी बहुत कन्वीनियंट है, तो लैंड काफ़ी अवेलेबल है, और लैंड के अवेलेबिलिटी होने की वजह से प्लस उन्होंने पेरिफेरल रीजन के ऊपर जो अफोर्डेबल हाउसिंग की हायर एफएसआई दी, जो प्राइस ग्रोथ को अरेस्ट करती है। तो प्राइस ग्रोथ जब बढ़ती होती नहीं है तो सिटी की अफोर्डेबिलिटी मेंटेन होती है। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, आपका हैदराबाद, अहमदाबाद और एनसीआर से कनेक्टेड है कि कहाँ पे आपको ज्यादा प्राइस ग्रोथ होती हुई दिखाई दी और अनअफोर्डेबल शहर होता हुआ दिखाई दिया, और कहाँ पे आपकी प्राइस ग्रोथ कम हुई और वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी मेंटेन हुई। तो अगर अहमदाबाद में अफोर्डेबिलिटी मेंटेन हुई और हैदराबाद और एनसीआर में
नहीं मेंटेन हुई और वो थोड़े कंपैरेटिवली अनअफोर्डेबल हो गए, ये सीधे बताता है जहां पे आपका इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा है, जिन शहरों के अंदर, जो आपको हैदराबाद में भी होता हुआ दिखाई देगा। वहां पे भी हमारे रीसेंट सर्वे ने ये बताया कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक इज गेटिंग सोल्ड टू द इन्वेस्टर फर्स्ट, एंड हालांकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो बड़ा जो है डाउन पेमेंट करते हैं, लेकिन मेजर स्टॉक्स इज गेटिंग सोल्ड टू द इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर को टाइड अप रखने के लिए जो है बिल्डर जो है वो भाव भी बढ़ाते हैं, और क्योंकि उन्होंने स्टॉक ज्यादातर पहले ही काट दिया है तो उनके पास लिवरेज भी रहती है कि वो भाव बढ़ा करके मेंटेन कर सकें प्राइस को। तो दिल्ली एनसीआर हैदराबाद मार्केट हाईली इन्वेस्टर ओरिएंटेड है, यही कारण है आपको वहां पे प्राइस ग्रोथ आपको ज्यादा दिखाई देती है। और हैदराबाद दूसरे तरीके से अगर हम प्राइमरी सेल्स सप्लाई का डेटा देखते हैं तो सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट जो है लग्जरी मार्केट वहां पे उभर के आया है। हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर और गुड़गांव के कुछ एक पॉकेट्स में जहां पे मेजर डील्स हो रही हैं, लेकिन अगर आप कोकापेट की बात कर लीजिए, नियोपोलिस एरिया की बात कर लीजिए, वहां पे पिन कोड्स हैं जैसे 50075 है, ये इंडिया का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू है जहां पे घरों की सेल्स हो रही है। तो लग्जरी मार्केट इन्वेस्टर ड्रिवन एक्टिविटीज उस सिटी की अनअफोर्डेबिलिटी को दर्शा रहे हैं, जबकि अहमदाबाद है, बेंगलोर है, पूना है, वो वहां पे आपको कंपैरेटिवली बेटर अफोर्डेबिलिटी दिखाई देती है क्योंकि इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन इन शहरों में कम है। राइट। तो देखिए 3 शहर हम ले लेते हैं लाइन से। पुणे 22% जो बता रहा है कि ऑलमोस्ट आपको अपनी सैलरी का 1/4 से भी कम खर्च करना पड़ रहा है, या 150 पकड़ लीजिए। उसके बाद है कोलकाता जहां 23%, ये भी लगभग उसी लाइन में है, और चेन्नई 24%, 22, 23, 24। पुणे, चेन्नई और कोलकाता, ये 3 ऐसे शहर हैं जहां पर अफोर्डेबल, मतलब एक आसानी से आप अपनी बाकी की भी लाइफ में खर्चे कीजिए और एक घर भी आप ओन कर लीजिए। गुलाम साहब, ये तीनों शहर, पुणे अपने आप में एक अलग तरह का शहर, चेन्नई और कोलकाता, और तीनों अलग अलग दिशाओं के शहर हैं, लेकिन इनकी अफोर्डेबिलिटी ऐसी है जहां पर मुझे लगता है जो आपकी रिपोर्ट कह रही है उस हिसाब से आसानी से कोई घर खरीदने का डिसीजन ले सकता है। इन तीनों ही शहर की क्या कहानी है? देखिए, ये 3 शहर अपने आप में कम से कम 2 शहर अलग मंजर दर्शाते हैं। कलकत्ता थोड़ा सा अलहदा स्टोरी कैरी करता है। वहाँ पर जो ड्राइवर्स हैं, जो रीज़न कौन से ख़रीदार हैं जो मकान ख़रीद रहे हैं, अगर उस पर गौर करें तो कलकत्ता अलग कैटेगरी में आ जाएगा, और पूना और चेन्नई अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। उसको मैं यूँ समझाऊँ कि ये दोनों शहर, चाहे वो चेन्नई हो या पूना हो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन तो डेफिनेटली हैं कि यहाँ पर कई सारी जॉब्स जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की आती हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये दोनों ही शहर मैन्युफैक्चरिंग में भारत के सबसे टॉप के 2 शहर हैं। आप किसी भी तरह की ऑटोमोबाइल फैक्ट्री का जिक्र कर लें, आपको पूना में भी दिखाई देंगी, चेन्नई में भी दिखाई देंगी, और भी किसी और कई तरह की मैन्युफैक्चरिंग। ये जो है, ये दोनों शहर मैन्युफैक्चरिंग, हिस्टोरिकली मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड रहे हैं, और पिछले 20-25 साल में टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर और एडिशन किया है। तो ये दोनों शहर ऐसे हैं कि यहाँ पर डिमांड जो है वो एक बहुत ही पिक्यूलियर कैटेगरी का है। यहाँ पर इस किस्म का डिमांड नहीं होता जैसे आपको मुंबई या दिल्ली में दिखाई देगा कि एक बड़ा सेगमेंट, एक बड़ा तबका मार्केट का या सोसाइटी का ऐसा है जो किसी भी दाम पे मकान ख़रीद कर शो करना चाहेगा, सोसाइटी में ये दिखलाना चाहेगा कि भाई हम बड़े बड़े मकानों में रहते हैं। तो वो जो शोमैनशिप वाला एंगल है, ये दोनों ही शहर काफ़ी कॉन्जर्वेटिव, हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा शोशा नहीं करते। तो ये दोनों शहरों में जो अगर जेब में पैसे हों भी, पर ख़रीदार वैल्यू परचेज़ पर बिलीव करता है कि हमें वैल्यू देखना है, तो खामखा हम मकानों के पीछे पैसे नहीं बर्बाद करेंगे। हालांकि कलकत्ता थोड़ा सा अलहदा, थोड़ा अलग शहर है। बहुत ही बेहतरीन हिस्ट्री है इस शहर की, तारीख़ बहुत ज़्यादा है, कल्चर है, लेकिन ये ट्रेडर ड्रिवन है। यहाँ पर कोशिशें बहुत की गई थी कि यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी सेक्टर के द्वारा जॉब्स क्रिएट की जाएं, ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली।
मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा इस पर बात करना दुरुस्त नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा मकाम नहीं बना पाया कलकत्ता में। सो ओवरऑल जैसे आज से 10 या 20 या 25 साल पहले समा था, कलकत्ता में आज भी वही है, ख़रीदार वही हैं, ट्रेडर्स वगैरह। और अगेन ये तीनों शहर कम से कम अफोर्डेबिलिटी के मामले में काफ़ी कॉन्जर्वेटिव हैं। लोग अगर जेब में पैसे हों भी तो जब तक वैल्यू फॉर मनी ना हो, ख़रीदारी नहीं होगी। तो यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी का कारण, हालांकि वेल्थ सभी जगह क्रिएट हुई है, लेकिन मकानों के दाम ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। तो एक तरह का एक सीलिंग कह लें या एक प्लेटूइंग कहते हैं जैसे अंग्रेज़ी में, कि एक स्थिरता रही है, मकानों की कीमतें ज़्यादा नहीं बढ़ी, इसलिए अफोर्डेबिलिटी हमेशा से कंट्रोल में रही है। और इसका मैं श्रेय यहाँ के डेवलपर्स को भी देना चाहूँगा। ये एक बात गौर तलब है कि अगर हम मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों की बात करें, या आज हैदराबाद की भी बात हो रही है, कि यहाँ के डेवलपर, एक वक्त आता है, और आई एम श्योर कई सारे डेवलपर इस चीज़ को प्राइवेटली या इवन ओपन प्लेटफॉर्म पर एक्सेप्ट करते हैं, कि ग्रीड जिसे कहते हैं, लालच जब गालिब आ जाती है, तब आप इन दामों को बेतहाशा बढ़ाना शुरू कर देते हो। बल्कि ये दो जिन शहरों की बात हो रही है, यहाँ के डेवलपर्स को भी क्रेडिट दिया जाना ज़रूरी है कि इन्होंने ये जानते हुए भी कि लोगों के जेबों में पैसा है, उस पैसे को किसी तरह से निकाला जाए, ये तरकीब नहीं लड़ाई है, इसलिए अफोर्डेबिलिटी बनी रही है। राइट। एक चीज जो मुझे और चौंकाती है, पंकज जी आपके पास लेके आता हूं, जैसा मुझे हैदराबाद के लिए लग रहा था कि 30% कैसे है, ऐसा मुझे बेंगलुरु के लिए लग रहा था कि सिर्फ 27% कैसे। दूर से देखने में ऐसा लगता है कि बेंगलुरु का मार्केट इस समय बड़ा अनअफोर्डेबल हो गया है, चाहे किराए की बात कर लें, चाहे मकानों के दाम की बात कर लें, बट 27% कोई इतना ज्यादा टफ नहीं है। या मेरे हिसाब से 30 से 32% के बीच में अगर आप देखिए तो वो कैलकुलेशन होता है लोगों का ईएमआई देने का, एक कंफर्ट कि अपनी सैलरी का 30-32% तक जो है वो अपना ईएमआई में आदमी खर्चा कर सकता है। और यही रेशियो जो है वो ज़्यादातर जो है बैंकिंग सेक्टर वाले जो है मेंटेन करते हैं। एक होम परचेजर की एलिजिबिलिटी को आंकने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये है। और थोड़ा बहुत जो एप्रिसिएशन इन दिस साउथ इंडिया मार्केट में मुझे दिख रहा है, क्योंकि कारण है कि वो लोग वहाँ पे जो इन्वेस्टर होता है वो घर खरीदता है और उसे किराए पे देता है। तो अगर एक पीरियड ऐसा आता है जब आपकी अगर ईएमआई कॉस्टली होने लगती है तो वो रेंट में एप्रिसिएशन ज़्यादा कर देता है। तो यही कारण है कि पिछले कोविड के बाद जो है वहाँ पे रेंट में जब इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी हुई तो रेंट में भी बढ़ोतरी हो गई। और रेंट में बढ़ोतरी होने की वजह से जो है रेंट कैपिटल वैल्यू भी उसके साथ-साथ बढ़नी चालू हो गई। और यही कारण है कि आपको कुछ हद तक जो है आपको अनअफोर्डेबिलिटी होती हुई दिखाई दी। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे भी प्राइस राइज़ बहुत ही मॉडरेट रही है। एनी मार्केट जहाँ पे प्राइस राइज़ आपकी 9% 10% सालाना के लेवल से नीचे है, वहाँ पे मैं बोलता हूँ वो प्रोडक्टिव प्राइस राइज़ है और इतनी अफेक्ट नहीं करती है अफोर्डेबिलिटी को। और जिस तरीके के इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, मुझे लग रहा है कि आगे चल कर के बैंगलोर में भी आपको इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा गोइंग फॉरवर्ड। हालांकि थोड़ा बहुत जो कैपिटल वैल्यू में एप्रिसिएशंस है वो डिमांड के फ्लो को, सप्लाई के कंस्ट्रेंट्स को और इन्फ्लेशन ड्रिवन और डिमांड ड्रिवन मुझे होता हुआ दिखाई दिया है। तो गुलाम साहब,